नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। मैं हूं सुषमा त्रिपाठी, आज के संवाद की प्रस्तुतकर्ता। मैं स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट की अवेयरनेस एम्बेसडर और कोर टीम मेंबर होने के साथ साथ एक लेखक, संपादक और मंडला कला सलाहकार हूं। आज की चर्चा स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट द्वारा संचालित मल्टीलिंगुअल भारत के चौथे भाग के कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत की जा रही है, जिसका उद्देश्य है सहयोग से निर्माण एक सकारात्मक समाज का। स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अन्य न्यूरोडाइवर्जेंस स्थितियां और दिव्यांग व्यक्तियों, बच्चों, युवाओं और परिवारों के समर्थन में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में हमें अवगत कराने और दिशा दिखाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष का हमारा विषय सभी के लिए सुरक्षित सामाजिक स्थान बनाना, यानी कि सेफ सोशल स्पेस बनाना, इसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि समावेशन केवल परिवारों या विशेषज्ञों की जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे समाज की स्थापना और उसे आकार देने में हम सब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम अपने ऑनलाइन रेडियो पार्टनर रेडियो उड़ान के इस सहयोग और साझेदारी के लिए आभारी हैं, जिनके साथ मिलकर हम मल्टीलिंगुअल भारत के चौथे संस्करण का गर्वपूर्वक उत्सव मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा सप्ताह के उपलक्ष्य में हम भारत की समृद्ध भाषाई विविधता, समानता, समावेशिता और अपनेपन की भावना का सम्मान करते हुए आपके लिए भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में संवादों की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हमारा यह उद्देश्य है कि हम किस प्रकार रोजमर्रा के दृष्टिकोण, व्यवहार और सामाजिक व्यवस्थाओं में बदलाव लाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग समावेशीता को समझ सकें और एक दूसरे के सहायक बन सकें। आज की चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे आज के अतिथि दानिश महाजन जी, जो कि रेडियो उड़ान के फाउंडर हैं और आज के विषय से संबंधित अपने दृष्टिकोण, अपने अनुभव साझा करेंगे। दानिश भारत के पहले इंटरनेट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान के संस्थापक हैं, जिसे दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है। वे एक प्रेरक वक्ता, समावेश के समर्थक और दिव्यांग अधिकारों के पैरोकार हैं। दानिश ने 14 वर्ष की आयु में अपनी दृष्टि खो दी और एक गांव में रहते हुए जहां दिव्यांगता को कोई नहीं समझता था, उन्होंने धीरे धीरे इसे अस्वीकार्यता से स्वीकार्यता में बदला। 4 वर्षों तक एकांतवास में रहने के बाद उन्होंने अपने अनुभव को पुनः प्राप्ति से खोज की और एक बदलाव के रूप में वर्णित किया, जिसकी शुरुआत तब हुई जब उन्होंने समाज से जुड़ना और इस पर बातचीत करना शुरू किया। उन्हें यह आश्चर्य हुआ कि कैसे लोग अक्सर आपकी बात समझ जाते हैं, बस जरूरत इतनी होती है कि हम आगे बढ़ें और अपनी बात लोगों तक रखें। और उन्होंने यह महसूस किया कि परिवर्तन आत्म स्वीकृति और खुलेपन से ही शुरू होती है। बातचीत शुरू करने का यह पहला कदम उठाकर दानिश ने अपना आत्मविश्वास फिर से बनाया और मजबूती बढ़ाई, ताकि आगे चलकर वही दिव्यांगता कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने दिव्यांग व्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। नमस्कार दानिश, आपका स्वागत है। नमस्कार सुषमा मैम, थैंक यू सो मच। पहले 2-3 बातें कर लूं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह होस्ट हूं तो चुप पर नहीं रह सकता ज़्यादा देर तक। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पूरे साल लगभग 100-150 पॉडकास्ट अपने रिकॉर्ड करता हूं और बहुत सारे लोगों के पॉडकास्ट में जाता हूं, लेकिन जितना मज़ा मुझे आपके पॉडकास्ट में आता है और जिस तरह से आपने मेरी इंट्रोडक्शन दी है, तो आई एम ट्रूली ओबलाइज्ड। इसका कारण एक ये भी है कि स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हो, और ख़ास तौर पे हम जिस भी कॉन्क्लेव में जाते हैं, कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो हम बात करते हैं कि रीजनल लैंग्वेजेस पे बहुत काम कम हो रहा है। तो उसको जो आप लोग इतनी डेडिकेटली कर रहे हैं, इतनी डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन के साथ कर रहे हैं, तो हैट्स ऑफ टू यू। शुक्रिया दानिश। आई थिंक ये एक टीम वर्क ही है जो हम एक साथ पिछले 4 सालों से इस पर काम कर रहे हैं, और आपके माध्यम से हमें इस बात को दूर दूर तक पहुंचाने का जो रास्ता मिला है, चाहे वो भाषाएं अलग हो या चाहे कैसा भी मीडियम हो, रेडियो उड़ान एक बहुत अहम रोल प्ले करता है और उसके लिए हम आपके आभारी हैं। दानिश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक सुरक्षित सामाजिक परिवेश या एक सुरक्षित सामाजिक स्थान, इसके क्या मायने हैं? देखिए, एक सुरक्षित जो समाज है उसके बहुत इम्पोर्टेंट मायने हैं। एक
सामाजिक, एक सुरक्षित समाज जहां पर डिग्निटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। डिग्निटी वहां नॉन नेगोशिएबल होती है। एक ऐसा समाज हमें चाहिए जहां पे किसी को उसकी डिसेबिलिटी, कास्ट, क्रीड, आइडेंटिटी, जेंडर के नाम पर जज ना किया जाए। एक ऐसा समाज जहां पर सबके पास अपनी बात रखने का एक फ्री इन्वायरमेंट हो। तो मेरे मायनों में वो चाहिए और उसकी हमें जरूरत है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जहाँ सबका सम्मान हो, सभी सुरक्षित महसूस करें, ऐसा समाज होना शायद वही सेफ सोशल स्पेस बनाता है और हम सब मिलकर एकजुट होकर उसी पर ही काम कर रहे हैं। दानिश, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि जब आप रेडियो उड़ान को देखते हैं, आप उसे किस तरह एक सुरक्षित सामाजिक मंच के रूप में देखते हैं? और अगर आप हमारे साथ इसकी स्थापना के पीछे की का जो सोच था आपका, जो मूल सोच थी, वो अगर आप हमारे साथ साझा कर सकें तो? जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मेरे लिए सेफ सोशल स्पेस है जहां पे आपको आपकी बात रखने का पूरा हक दिया जाए, आपकी बात को सुना जाए, आपकी स्टोरीज को अनफिल्टर तरीके से रखा जाए। आपको सिर्फ इंस्पिरेशनल पोन ही लोगों को डिलीवर नहीं करना है, जहाँ ट्रेजेडिक स्टोरी ही नहीं बतानी है। आपके रियल चैलेंजेस क्या हैं, सिंपैथी से उठ के वो लोगों तक पहुंचाना। तो उन चीजों को केटर करता है रेडियो उड़ान, क्योंकि ये रेडियो पर्सन विद डिसेबिलिटीज द्वारा चलाया जाता है। तो वी अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, तो हम उनको पूरी वो स्पेस देते हैं। और यही कारण है कि हम आज तक हर महीने 1.5 लाख से ज्यादा लिसनर्स तक पहुंचते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं उनकी जरूरत के हिसाब से बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। और तीसरा, हम नेशनल कॉन्फ्रेंसेस करते हैं ताकि एक सोशल स्पेस सिर्फ इंटरनेट तक ना महदूद रह के हम एक दूसरे से सोशल इंटरेक्शन कर सके, नेटवर्किंग कर सके। तो हम 3 एरिया में काम करते हैं। देखिए, इसको रेडियो को शुरू करने का जो मकसद आपने पूछा है, जो बैकग्राउंड स्टोरी, वो यही है कि जब मैं ब्लाइंड हुआ तो मेरे 4 साल वेस्ट हुए। इसी तरह जब मैं स्कूल में गया, जहाँ उसके बाद भी आज तक मैं जिन लोगों से मिलता हूँ, डिसेबल्ड लोगों से, 99.9% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना कुछ ना कुछ समय वेस्ट किया है। वो इसलिए हुआ है कि उनके पास टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है, उनको अवेलेबल रिहैबिलिटेशन रिसोर्सेज के बारे में नॉलेज नहीं थी। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने रेडियो उड़ान की स्थापना की, ताकि हम लोगों तक टाइमली इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। और मुझे लगता है कि हम उसमें काफी सक्सेसफुल भी रहे हैं। जी, आपने सही कहा कि लोगों तक अक्सर जो है वो जानकारी वाली बातें जो उन्हें ज़रूरत है, जिस समय ज़रूरत है, वो नहीं पहुंच पाती हैं, तो देरी वहीं हो जाती है। और रेडियो उड़ान उस गैप को फिल करने के लिए एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। रेडियो के थ्रू आप देश के कोने-कोने में पहुंचते हैं और लोग हर भाषा में हर बात को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उन्हें अपने सवालों का जवाब या दिशा जो है वो दिखाने में रेडियो उड़ान एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। दानिश, मैं आपसे आपने कहा कि कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इंटरैक्शंस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि आप रेडियो उड़ान कन्वेंशन जो अभी इस हाल ही में 28 फरवरी को होने वाला है, आप हमें ज़रा उसके बारे में बताएं। और जब आप उस कन्वेंशन के बारे में सोचते हैं तो वो किस प्रकार समाज में समावेशन और जागरूकता की दिशा को बढ़ाने में योगदान देता है? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। तो 3 पर्सपेक्टिव हैं। आपने देखा होगा, हमने रेडियो उड़ान की जो शुरुआत की वो 2014 में की, और ये पूरा वर्चुअल मीडियम था। उस टाइम पे लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि ये क्या इंटरनेट रेडियो चला रहे हैं, लोगों के पास डिवाइसेस नहीं है, इंटरनेट नहीं है। तो मैंने कहा कि जब मैं एक गांव से चला सकता हूं तो क्यों नहीं, क्योंकि हमारा जो समाज है वो स्कैटर्ड है, वो किसी भी जो फ्रीक्वेंसी बेस्ड रेडियो में उसकी जरूरत कैटर नहीं हो सकती, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी बेस्ड रेडियो होते हैं वो सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर का एरिया देते हैं जहां पे आप सुन सकते हैं। तो आज इस बार 2 चीजें हुई। एक तो आपने देखा, कोविड में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चला, जो लोग फिजिकल थे वो भी आ गए। दूसरा, इस बजट में आपने देखा होगा कि कंटेंट क्रिएशन पे बहुत जोर दिया गया।
ये दोनों चीजें हम 2014 से कर रहे हैं, जब किसी ने सोचा भी नहीं था कंटेंट क्रिएशन इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है और इस तरह से लोगों को एम्पावर कर सकती है। तब 2014 में हमारी विजन ऐसी थी। दूसरी बात, आरपीडी एक्ट जो हर डिसेबल्ड को पढ़ना चाहिए, जिसके ऊपर हमने सीरीज भी तैयार की है, वो हम सबके लिए किसी भी धर्म शास्त्र के बराबर है। उसमें एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज पे बहुत फोकस किया गया है। अनफॉर्चुनेटली हमारी कम्युनिटी में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज और लीजर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, जबकि इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट नॉट ओनली टू क्रिएट सेफ सोशल स्पेसेस बट ऑल्सो टू soothe their soul, mind and body। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम नेशनल कन्वेंशन करवाते हैं। उसका मकसद यही है, सोशल स्पेस क्रिएट करना, लोगों से फिजिकली इंटरेक्ट करना, उनको समझना, उनको एक डिग्निफाइड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना। मुझे याद है कि जब मैं ब्लाइंड हुआ, जब मेरा पहला इवेंट था, तो अच्छा था इवेंट, उसमें कोई इनिशिएटिव लेना ही अपने आप में अच्छी बात होती है, लेकिन बहुत गड़बड़ियां थी। जो रहने की व्यवस्था बहुत पथेटिक होती थी, प्लेटफॉर्म का जो लेवल होता था वो बहुत अप टू द मार्क तो दूर की बात है, लेकिन बहुत एवरेज होता था। मुझे ये लगा कि इस तरह के अगर हम प्रोग्राम में किसी गेस्ट को बुलाएंगे तो लोगों का नजरिया नहीं बदलेगा, वो हमें पीटी से ही देखेंगे। प्राइज मनी बहुत कम होती थी, तो प्राइज मनी कम होती थी तो लोगों को अपना टैलेंट, वो जो ढंग का टैलेंट था वो आता ही नहीं था उतनी प्राइज मनी के लिए सामने, क्योंकि उससे ज्यादा उनका खर्चा हो जाता था। तो इन चीजों को कैटर करने के लिए कि मुझे लगा कि अगर हमने लोगों, आज भी जब हम ग्रांट के लिए आपको जाता हूँ ना, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा अनफिल्टर बोलता हूँ, अरे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट मुझे कहते हैं कि आप किसी मंदिर में क्यों नहीं करा लेते प्रोग्राम, इतना खर्चा क्यों कर रहे हो आप किसी रिजोर्ट में। तो फिर तो हमारी थिंकिंग वही रही मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों वाली। लोग बोलेंगे कि आप बने ही उनके लिए हो। तो जब बाकी हमें सोशल ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा, जब हम एक अच्छी लोकेशन पे प्रोग्राम कराएंगे, अच्छी प्राइज मनी देंगे, अच्छा टैलेंट आएगा, तो उन लोगों को भी डिग्निटी का अभाव होगा कि तो दे विल फील दैट दे मैटर्स इन द सोसाइटी। तो अभाव बोल रहा था मैं, करेक्शन कर लूं, अनुभव होगा। तो मुझे लगता है कि उस कन्वेंशन बहुत जरूरी है। हम फैशन शो हमारे जो इस कन्वेंशन में या जो बाकी कन्वेंशंस भी होती हैं, तो हम 4 पर्सपेक्टिव पे काम करते हैं। पहला, हमारे जो सेशंस होते हैं उसमें जितने भी जो स्टार्टअप वाले होते हैं या डिसेबिलिटी राइट्स पे बात करते हैं, जो डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट होते हैं, वो कम्युनिटी में क्या चल रहा है उसके बारे में करंट स्टेटस क्या है वो बताते हैं। उसके बाद हम हर साल एक नाटक करते हैं डिसेबिलिटी के एक किसी विषय को लेके। उसके बाद दूसरे हाफ में हमारा एक इंक्लूसिव गेम शो और कल्चरल इवनिंग रहती है। दूसरे दिन हम एक ओपन हाउस कराते हैं जिसमें सभी लोगों को शिरकत करते हैं, उनको सुनते हैं और सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं ऑन द स्पॉट। और फिर हमारे या तो फैशन शो रहता है या नेशनल सिंगिंग कंपटीशन रहता है, जिसका जो मिनिमम जो प्राइज मनी हमारी होती है, अगर सिंगिंग का होता है तो वो 51,000, 31,000 एंड 21,000 रहता है। फैशन शो में 4 कैटेगरीज में हम 2-2 प्राइजेस देते हैं, 8 प्राइजेस देते हैं टोटल, और 21,000 एंड 11,000। उसके अलावा फैशन डिजाइनर से हम उनके क्लॉथ को डिजाइन करवाते हैं। तो हम कोशिश, बात ये नहीं है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम कितना इन्वेस्ट करते हैं, बात ये है कि आपकी, अगर आपको डिग्निफाइड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है या करवाना है, इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा, उसमें आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कुल मिला के कि आप छोटा करें बड़ा करें जो करें, आज के टाइम पे डिसेबल्ड वो नहीं है जो आप समझ रहे हो 30 साल पहले वाले। उनको समाज में इक्वल फुटिंग में लाने के लिए उनको उस तरह का प्लेटफॉर्म देना भी पड़ेगा आपको। जी सही कहा आपने कि अगर हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, अगर हम सेफ सोशल स्पेस की बात कर रहे हैं, तो ऐसे इवेंट्स जो होते हैं, जो कन्वेंशंस होते हैं, जहाँ पे ऐसे कॉन्क्लेव्स होते हैं, वहाँ पे
चाहे वो एक्सेसिबिलिटी हो, फैसिलिटी हो, चाहे वो किन टॉपिक्स के बारे में बात हो रही है, किस तरीके के अपॉर्चुनिटीज बच्चों को मिल रहे हैं अपने टैलेंट को दर्शाने के लिए, या किस बारे में बात हो रही है, ये सब जो है वो छोटा 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 करके एक बड़ा रूप लेते हैं, और शायद वहीं से एम्पावरमेंट की शुरुआत होती है। वहीं से वही एक मंच बन जाता है जहाँ पे आप ट्रू सेंस में इंक्लूजन होता देखते हैं, सेफ सोशल स्पेस बनता देखते हैं। और हम आपको बहुत बधाई देना चाहेंगे कि आपने इस कन्वेंशन को जारी रखा, इसे आप लाने वाले हैं, ये जयपुर में होने वाला है। मैं हमारे श्रोताओं से अनुरोध करूंगी कि जो लोग भी जयपुर में हैं, हमें सुन रहे हैं, वो ज़रूर रेडियो उड़ान के प्लेटफॉर्म को देखें और इस कन्वेंशन को देखें। दानिश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अब फरवरी हो गया है 2026, लेकिन इस साल रेडियो उड़ान की क्या योजनाएं हैं? अपने मिशन को कंटिन्यू करना, रीच को बढ़ाना, क्योंकि आज भी इंडिया में रेडियो उड़ान के अलावा दूसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां हिंदी में डिसेबिलिटी के ऊपर कंटेंट क्रिएट हो रहा हो। आप लोगों से मिलके उसको रीजनल लैंग्वेजेस में लेके जाना और रिप्रेजेंटेशन की बात उठाना, क्योंकि समाज में अगर हमें सुरक्षित समाज बनाना है जहाँ डिसेबिलिटी को आगे लेके जाना है, तो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तो हर एरिया में हमारी रिप्रेजेंटेशन हो, तो ये बहुत जरूरी है। इसके ऊपर हमें काफी काम करना है। बहुत सही। आपने साल भर आपने जैसे कहा कि अपनी रीच बढ़ानी है, अपनी आवाज दूर दूर तक पहुंचानी है, और हम आशा करते हैं ये कोसों दूर पहुंचे, बियॉन्ड बाउंड्रीज पहुंचे, क्योंकि अवेयरनेस, इंक्लूजन और एम्पावरमेंट कुछ ऐसी चीजें हैं जो समाज को एक सुरक्षित स्थान बना सकती हैं। जाते जाते दानिश, मैं चाहूंगी कि आप समाज को, नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो अपने आसपास एक सुरक्षित वातावरण, एक सुरक्षित स्थान बना सकें? कम करिए, बढ़िया करिए, एम्पैथी रखिए, जो काम करना है क्वालिटी के साथ कीजिए। बहुत कम्युनिटी में काम हो रहा है, लेकिन लोग जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उम्मीद तो ये थी कि बहुत क्वालिटेटिव काम होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो टेक्नोलॉजी का साथ है वो सब होने के बावजूद हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की क्वालिटी गिरी है। कंपनीज के आए दिन फोन आते हैं, हम जॉब देने के लिए तैयार हैं, आप हमें स्किल यूथ प्रोवाइड करवाइए, हमारे पास नहीं होता। हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म्स पे टेक्नोलॉजी को अपनाने की, एआई को अपनाने की, लेकिन हम यूथ को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। वही सेम कोर्सेज सदियों से चले जा रहे हैं। जो कॉरपोरेट, क्या बोलते हैं इसको, कि जो कॉरपोरेट करण हिंदी में हो रहा है, जो निजी, ये हमारी संस्थाओं का, जो सब बिजनेस मॉडल पे चल गए हैं, पैसे की बहुत महत्ता हो गई है। मैं देख रहा हूं कि हमारे टाइम पे जब हम पढ़ते थे तो हमारी जरूरत के हिसाब से प्रोजेक्ट तैयार होते थे, अब सीएसआर के हिसाब से प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं। ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है, हमारी जरूरतों को नहीं समझा जा रहा है। अगर कोई एक चश्मा बना रहा है, सारी दुनिया उसके पीछे लगी है। तो जिसमें पैसा आ रहा है लोग उसमें बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका आउटकम क्या है वो समझ नहीं आ रहा। मतलब लिंक्डइन पे चले जाओ तो हम सारे शेर हैं, वहां पे दुनिया भर के एक्टिविस्ट हैं, लेकिन आज भी रूरल एरिया में काम नहीं हो रहा है, और अगर जो लोग कर रहे हैं उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा हम लोगों से। तो अगर अपने समाज को सुरक्षित बनाना है, सशक्त बनाना है, तो ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। तो उस पे ही हम सबको काम करना है। थोड़ा करें, ज्यादा करें, जो भी करें अच्छा करें, समाज की रिक्वायरमेंट को समझ के करें, और एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करें अपने काम में। यही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दानिश, आपने बहुत सही बात की। थोड़ा करें, ज्यादा करें, पर एम्पैथी जरूर रखें, और ये समझने की कोशिश करें कि इसका बिगर पर्पस क्या है और इससे क्या फायदा हो सकता है। दानिश, मैं आपका हृदय तल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें आज दिया और हमारे श्रोताओं से अपने अनुभव साझा किए। समावेशी समाज के निर्माण के लिए आपका यह योगदान सराहनीय है। साथ ही साथ आपकी टीम
रेडियो उड़ान की टीम का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने रेडियो के जरिए विभिन्न भाषाओं में इस श्रृंखला को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर शिवाली मैम का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और आई रियली अप्रिशिएट हर द वे शी इज पुटिंग हर एफर्ट्स। उसके साथ साथ आपकी पूरी टीम का जो जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह की एनर्जी आप दिखा रहे हैं, और अब तो आप हमसे बढ़िया आरजेस हो गए हैं, 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों को सुन के। मैं अलग अलग सुनता हूँ बीच में जब टाइम लगता है, तो इट्स अ मैटर ऑफ थ्रिल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन। थैंक यू दानिश। हमारे श्रोतागण जो हमसे आज जुड़े हैं, मैं उनसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारी इस बात पर जरूर गौर करें, थोड़ा सोचें कि यह स्वीकार करना कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न है, यह समझना कि भिन्नता समाज का एक स्वाभाविक हिस्सा है, अपनी भाषा, व्यवहार, काव्य, कार्य में सम्मान, समावेशिता को अपनाना, समावेशी स्थानों का समर्थन करना और ऐसे समाज के निर्माण में योगदान देना जहां सभी के लिए जगह हो जो सुरक्षित हो, सम्मानजनक हो और स्वीकार्य हो, यही हमारी नैतिक जिम्मेदारी का हिस्सा होना चाहिए। मैं आपसे एक और आग्रह करना चाहूंगी कि आप समावेशी होने की प्रतिज्ञा लें, जो कि इस प्रकार है। मैं सुषमा त्रिपाठी समावेशी होने और विशिष्टता को स्वीकार करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। इसी के साथ मल्टीलिंगुअल भारत के चौथे सत्र का यही समापन होता है। 58 लोगों का एक अद्भुत समुदाय जो विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हैं, जिनके साथ हमने 22 विभिन्न भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में चर्चा की, और उद्देश्य जिसका सिर्फ एक सुरक्षित, समावेशी परिवेश और स्थान का निर्माण करना। स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट की ओर से मैं उन सभी 58 लोगों का हृदय तल से आभार प्रकट करती हूँ। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। आइए सुनें, सीखें और मिलकर सुरक्षित सामाजिक परिवेश का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें रेडियो उड़ान और स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट से। धन्यवाद।